मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल एपीएस क्लासेस कुड़वा सुल्तानपुर, आपके अपने अध्यापक अरविंद यादव कमल सर। जैसा कि पिछले वीडियो में आपसे पिछले रिकॉर्डिंग जो हुई थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में यानी भ्रूणीय परिवर्धन वाले चैप्टर को लेकर के टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी और बोर्ड नीट जैसे बच्चों के लिए, तो वहाँ पर मैंने दो शब्द आपको बता के छोड़े थे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आंटोजेनी और ब्लास्टोजेनेसिस के बारे में। तो आपने बहुत अच्छा रिस्पांस किया। तो इसी को लेकर के भ्रूणीय परिवर्तन को लेकर के आगे की जो चर्चा है उसके बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होंगी और आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में भी आएगी। और इसके जहाँ पर आपको कुछ समझ में ना आए, आपको इसके पहले वाले ह्यूमन रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सारी बातें स्पर्म यानी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, ये सब पिछले वाले वीडियो में आपको दी गई हैं। तो वहाँ पर भी आप जा करके उसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं। तो भ्रूणीय परिवर्धन में आपको मैंने कहा था कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंटोजेनी और ब्लास्टोजेनेसिस को सम्मिलित किया गया है। और ये आंटोजेनी यानी कि जो व्यक्ति वृत्त या जाति वृत्त है, ये क्या होती है। और मैंने कल के क्वेश्चन में यही पूछा था कि आंटोजेनी किस जनन से संबंधित है और ब्लास्टोजेनेसिस किस जनन से संबंधित है। तो जिन्होंने तो आंसर दिया बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो नहीं दिए हैं तो वो आके इसको समझे कि वो चीज क्या है, कैसे है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में बहुत विशेष ऐसे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही आसान है सब कुछ। बस आप उसको कैसे ग्रहण करते हो, कैसे करते हो, कैसे पढ़ते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी अपनी मेमोरी क्या है, आपकी समझने की क्षमता क्या है। आइए, तो जैसे जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है आपको दो बताया गया था, एक आंटोजेनी और दूसरा क्या था, ब्लास्टोजेनेसिस। इन दोनों को समझना है कि क्या है, ठीक है। तो जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो दो तरह में है परिवर्धन विज्ञान, एक है व्यक्ति वृत्त यानी आंटोजेनी और दूसरा है कोरक विकास यानी ब्लास्टोजेनेसिस। तो पहले हम आंटोजेनी को समझें। आंटोजेनी क्या होती है। तो आंटोजेनी संबंधित किससे है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बात समझ आ रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है, दो विपरीत जो दो अपोजिट गैमीट हैं, दो विपरीत युग्मकों के संलयन, यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग जीव होते हैं, एक में मेल होता है और दूसरा फीमेल होता है। उनके गैमीट आपस में सिनगैमी करके एक नए जीव का विकास करते हैं। तो ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अर्थात जो आंटोजेनी है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित है। और इस आंटोजेनी के अंतर्गत होता क्या है कि हम ये कहते हैं कि यानी कि जायगोट यानी कि गैमेटोजेनेसिस से, युग्मक जनन से लेकर के एक इन्फेंट आप समझ पा रहे हैं, शिशु, ठीक है, शिशु, यहां से लेकर के यहां तक पूरी प्रक्रिया को आंटोजेनी कहते हैं, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। तो गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक निर्माण, तो युग्मक निर्माण से लेकर के वो आगे चल करके कितनी प्रोसेस करके, बहुत सारी प्रोसेस करके एट लास्ट में एक छोटे से जीव का, एक छोटे से प्रोजनी का विकास हो जाता है। और वही प्रोडक्ट हम लोग हैं, हमें नहीं, सभी जितने ह्यूमन हैं सब यहीं से ऐसे कैसे बनते हैं, कैसे बना होगा, इसके बारे में आइए देखते हैं। तो आंटोजेनी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, दो विपरीत, ठीक है। तो दो विपरीत कौन कौन से, एक मेल होगा दूसरा फीमेल होगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन आंटोजेनी के अंतर्गत क्या आता है, तो
ऑन्टोजेनी के अंतर्गत गैमेटोजेनेसिस से लेकर के एक शिशु निर्माण की पूरी प्रक्रिया आती है इसके अंतर्गत। आइए देखें कि वो प्रक्रिया कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है आपके सामने गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके सामने गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? युग्मक निर्माण, ठीक है ना, युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण यानी कि हम कह सकते हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, नर और मादा। तो मेल फीमेल दोनों हैं इसमें। तो मेल के गैमीट को, यानी मेल गैमीट यानी दोनों के लिए गैमीट, तो मेल गैमीट क्या होगा? स्पर्म। और फीमेल गैमीट क्या होगा भाई? ओवम होता है। और दोनों कैसे होते हैं? यन होते हैं, यानी कि हैप्लॉयड होते हैं। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? स्पर्मेटोजेनेसिस। और ओवम बनने की प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं, ठीक है, oogenesis। ये सब पुराने में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis आपको पीछे वाले वीडियो में अच्छे समझाया गया है, वहां पर भी आप देख सकते हैं इनको। तो ये तो युग्मक बन गया, यानी स्पर्म और ओवम बन गया। तो इसके बाद क्या होना है? दूसरा पार्ट आता है फर्टिलाइजेशन, निषेचन की बारी आती है। तो निषेचन में क्या होता है? तो नर और मादा युग्मकों का जो संलयन है, यानी हम ये कह सकते हैं सिनगैमी, किनकी भाई? सिनगैमी बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी नर और मादा के युग्मकों का जो संलयन है उसी को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। बात समझ आ रही है? बिल्कुल आएगी। ऐसे कंटिन्यू आप बिना स्किप किए कंटिन्यू देखते रहें, आपको सारी बातें समझ आ जाएगी। यानी कि ये दोनों जो हैं मेल और फीमेल, यानी कि ये अगर हम कहें स्पर्म है इस तरह से और ये ओवम है, तो ये दोनों आपस में फ्यूज करके एक द्विगुणित कोशिका बनाते हैं, यानी एक जायगोट बनता है। ये बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो ये बात आपको, ये ओवम ये स्पर्म दोनों आपस में फ्यूज किए, एक द्विगुणित कोशिका बन गई जिसका नाम क्या है? जायगोट है। और यही जायगोट आगे चल करके एक छोटे से जीव का विकास करेगा, और इसी वजह से इस कोशिका को टोटिपोटेंट कोशिका कहा गया था, यानी पूर्ण शक्त कोशिका कही गई थी इसको। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये बात प्रोसेस होगी। तीसरी बात ये है क्लीवेज। तीसरा पार्ट आता है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब विदलन, और विदलन जो होता है वो जायगोट में ही होता है। ऐसे यानी समसूत्री, भले ही उसमें समसूत्री विभाजन हो, तो माइटोसिस डिवीजन तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में हो सकता है, लेकिन जो विदलन है, क्लीवेज की प्रोसेस है, वो डिप्लॉयड कोशिका यानी द्विगुणित कोशिका जायगोट में हो रहा है। तो इसमें क्लीवेज यानी विदलन, इसमें क्या होगा? जायगोट में क्या होता है भाई? जायगोट में बार बार माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया जो है वो विदलन कहलाती है। अर्थात ये जो जायगोट बना है, ये जायगोट, इसमें एक विभाजन ऐसे, फिर दूसरा विभाजन ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठवां ऐसे, मतलब ये कंटिन्यू डिवाइड हो करके छोटे छोटे गेंद जैसी रचना बना लेती है, मतलब बहुत सारे बबल्स जैसे बन जाते हैं, और उस रचना को क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। यानी कि क्लीवेज क्या है? जायगोट में बार बार माइटोसिस डिवीजन की प्रक्रिया जो है वो क्लीवेज है। तो ये जायगोट बना था, इस जायगोट में बहुत सारे समसूत्री विभाजन हुए, और समसूत्री विभाजन हुआ तो प्रत्येक कोशिका जो छोटी छोटी हो गई उसे क्या बोला गया? ब्लास्टोमियर। और ये ब्लास्टोमियर जब तक 16 यानी 1 से 16 यानी 16 कोशिकाएं होती हैं, उसमें 16 टुकड़े 16 ब्लास्टोमियर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं भाई? क्या बोलते हैं? आप इसका आंसर जरूर करेंगे, कमेंट में जरूर करेंगे इसका आंसर कि ब्लास्टोमियर यानी 16 कोशिका, जब ब्लास्टोमियर की 16 कोशिकाएं हो जाती हैं तो उसमें कितने समसूत्री विभाजन से वो बना? 16 कोशिका। और उस 16 कोशिका की जो रचना है उसका नाम क्या है?
ये कमेंट में आप जरूर करें। ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। अब इसके बाद अगली प्रोसेस आती है गैस्ट्रुलेशन। अब गैस्ट्रुलेशन क्या होता है इसमें देख लेते हैं हम लोग यहां पर। तो गैस्ट्रुलेशन में, इसको इरेज करें भाई थोड़ा सा, तो आई गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस आ गई यहां पर, इस नंबर पे हम लोग पहुंच गए। ये कंप्लीट हो गया आपका 3 प्रोसेस। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? अब जब ब्लास्टोमियर बन गए, ठीक है ना, ब्लास्टोमियर बन गए, तो ये ब्लास्टोमियर आगे चल करके किनारे किनारे पर, ऐसे कुछ किनारे किनारे पर लग जाती हैं, कुछ बीच में घुंडी बनाती हैं, कुछ में खाली गैप हो जाता है। अर्थात ये जो गैस्ट्रुलेशन है ये क्या करती है, जर्मिनल लेयर यानी कि जनन परत का निर्माण करती हैं। अब ये जनन परत जो है, कुछ जीव भाई डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, और कुछ जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो अब जो डिप्लोब्लास्टिक हैं उसमें 2 लेयर, 2 जनन परत, और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं उसमें 3, यानी कि इक्टोडर्म और मेसोडर्म और तीसरा इंडोडर्म, ये इन तीनों का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तीनों बनेगी, जो डिप्लोब्लास्टिक है उसमें मेसोडर्म क्या हो जाती है, एब्सेंट हो जाती है। यानी इक्टो और इंडो से ही काम चलाते हैं वो लोग। यानी कि इन जनन ले परत का क्या काम है, ये आगे चल करके अंगों का निर्माण करती हैं। यानी कि यही ब्लास्टोमियर जो है वो क्या बनाती है, जर्मिनल लेयर बनाती है। और ये जर्मिनल लेयर आगे चल करके ऑर्गेनोजेनेसिस का यानी कि आर्गन निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ करते हैं, उनकी प्रारंभिक अवस्थाएं शुरू करते हैं। तो ये आपकी जर्मिनल लेयर हो गई। इसके बाद आपके पास आता है ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि अंगों का निर्माण। तो ऑर्गेनोजेनेसिस में अब क्या होगा, जब जनन परत बन गई, जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन क्या होता है भाई, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है ना ह्यूमन। हम लोग क्या हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक अगर हैं तो इसका मतलब 3 जनन परत, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। तो इन 3 जनन परत से क्या होगा, शरीर के सभी अंगों का निर्माण होगा। तो उसी को बोला गया है ऑर्गेनोजेनेसिस। आइए देखें। तो अगली टॉपिक है भाई, ये भी कंप्लीट हो गया आपका। अगला है ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंग निर्माण। तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस में जनन परत बन गई, उसके बाद उन्हीं जर्मिनल लेयर से, जर्म लेयर से क्या होगा, अंगों का निर्माण होगा। यानी कि वो जो जीव बन रहा है उसमें कौन कौन से अंग आगे चल करके बनेंगे, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह, इन सब के निशान बन जाते हैं कि ये हाथ का है, ये पैर का है, ये पेट है, ये खोपड़ी है, ये कान है। मतलब ये सब अंगों के निशान बन जाते हैं। उसी को बोला जाता है क्या, आर्गन निर्माण यानी ऑर्गेनोजेनेसिस। अब भाई आर्गन बन गया, उसके स्पार्ट बन गए, तो वो आर्गन तो बड़े भी होंगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि बस वैसे बने रहेंगे, उसमें ग्रोथ होगी उनकी। जब ग्रोथ होने का मतलब, इसका मतलब उनकी कोशिकाएं बढ़ेंगी, डिफ्रेंशिएट करेंगी, सेल डिवीजन होगा, तभी तो होगा ये सब प्रोसेस। बिल्कुल। आइए, तो इसके बाद अंग निर्माण हो गया, उसके बाद क्या होगा, इन अंगों का क्या होगा भाई, ग्रोथ होगी यानी कि विकास होगा। अब विकास होने के लिए क्या होना चाहिए, सेल डिवाइड करेगी, उनकी सेल डिवीजन होगा। यानी जब कोशिकाएं बड़ी होंगी उनमें क्या होगा, अंग जो है यानी टिश्यू फॉर्मेशन, टिश्यू यानी ऑर्गन बन जाएंगे, अंग का निर्माण हो जाएगा। वो अंग जो है कुछ प्रगतिशील हो जाएंगे, ठीक है ना, कुछ काम करने योग्य भी हो जाएंगे। देन डिफरेंशिएशन होगा। तो डिफरेंशिएशन का मतलब ऊतक और अंगों के निर्माण जो हो जाएंगे, उसमें अंग बन जाएंगे।
तो वो अंग क्या होंगे, कुछ ना कुछ कार्य करना प्रारंभ करेंगे। अरे भाई, अंदर क्या वैसे ही वो रहेगा यूट्रस में, माँ के यूट्रस में वैसे थोड़ी ना रहेगा, उसको भी पोषण चाहिए। जब अंग काम करना शुरू कर गए, अंग स्पॉट बन गए, इसका मतलब उसको भी एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहने के लिए क्या होना चाहिए, वो भी पोषण लेगा, वो काम करें। सेल डिवाइड कैसे करेगी, जब एनर्जी रहेगी तभी तो इसका मतलब डिफ्रेंसिएशन होगा, सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी। और वो जो अंग बने थे ये, इन अंगों का जब अंग ये कुछ बड़े हो गए तो अगले स्टेप में डिफ्रेंसिएशन हुआ। तो डिफ्रेंसिएशन का मतलब ये हो गया कि वे अंग क्या करें, आगे कुछ कार्य भी करना प्रारंभ कर गए, कार्य भी स्टार्ट कर गए वो लोग। अब कार्य कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं भाई, जैसे तमाम डाइजेशन का है, पाचन का है और रेस्पिरेशन का है। तो अब वो माँ के अंदर ही वो सारी प्रक्रिया कर रहे हैं ना। जब उसमें प्लेसेंटा बन जाता है तो वो उसी के माध्यम से पोषण लेते रहते हैं, और जो भोजन पानी आता है उसी से लेते हैं। जब माँ भोजन करती है तो उसके बाद वहीं से ब्लड के सहारे सारे न्यूट्रिएंट जाते हैं। तो उसी वही काम है उसका यूट्रस के अंदर। दूसरा कोई थोड़ी ना काम को चला कि बुक पढ़ने लगा आपकी तरह, ऐसे नहीं होता। ठीक है, वो अंदर ही अपने सारे फंक्शन कर रहा होता है, नहीं तो किताब कॉपी बैट बल्ला नहीं खेलेगा तुम जैसे। आइए, इसके बाद की जो अगला स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको जानना जरूरी है भाई आपको। अगली प्रोसेस हमारे पास आती है मेटामार्फोसिस। ये जो मेटामार्फोसिस है, कायांतरण बोलते हैं, आपको पता होगा। कायांतरण मतलब उसके शरीर में कुछ ना कुछ अंतर हो जाए, यानी जैसे वो पहले था अब वो वैसा नहीं है शुरुआत में। लेकिन जैसे अगर हम कहीं इंसान में, तो भाई मेटामार्फोसिस नहीं होती है, क्योंकि उसमें जितने अंग पहले जन्म से पहले होते हैं उतने ही अंग रहते हैं, बस वो केवल ग्रो करते हैं, नई चीजें नहीं डेवलप होती हैं। तो ये चीज नहीं कह सकते इंसान में मेटामार्फोसिस को, लेकिन रूपांतरण जरूर कहते हैं। रूप में यानी रंग रूप परिवर्तित हो सकता है, मोटा पतला हो सकता है, लेकिन अंग इधर उधर नहीं हो सकते। ये सबसे जरूरी बात तो ये है। तो कायांतरण में, अब देखिए कायांतरण सबसे अच्छी बात ये है, कायांतरण उन्हीं जीवों में होता है जिसमें हम ये कहते हैं जिसमें लार्वल फॉर्म पाई जाती है। यानी कि जिस जीव में क्या होता है, लार्वा बनता है, लार्वा में चेंज होता है तो वो एडल्ट कन्वर्ट होता है वयस्क में। तो जब इंसान में लार्वल स्टेज होती ही नहीं है तो मेटामार्फोसिस की कोई चांस ही नहीं है। स्वाभाविक बात है, ये तो हम लोगों में इंसान में लार्वा नहीं बनता है। जैसे मेढक का लार्वा टाइडपोल है, एम्फीब्लास्ट लपोरीफेरा में आता है। तो वो चीजें जो है जिसमें लार्वल स्टेज पाई जाती है उसी में ये मेटामार्फोसिस होता है। और हम लोगों का जो स्पर्म होता है यानी ह्यूमन में, मनुष्य में, तो उस स्पर्म में रूपांतरण होता है, वहां पर ये ध्यान रखिएगा। तो अब मेटामार्फोसिस को हम दो तरह से कह सकते हैं। अब दो तरह का, एक को बोलते हैं हिस्टोलिसिस और दूसरे को कह सकते हैं हिस्टोजेनेसिस। अब आपको पता चल गया होगा। तो इसको अगर ब्रेक करें, तोड़े यहां पर, तो हिस्टो का मतलब क्या होता है, जैसे आप पढ़ते होंगे हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान। तो हिस्टो का मतलब क्या होता है भाई, टिश्यू, और लॉजी का मतलब स्टडी। तो अब जिसमें लार्वा बनता है, लार्वल स्टेज में जिसमें पाया जाता है, उसमें दो अवस्थाएं होंगी। अब ये दो अवस्था, एक है हिस्टोलिसिस, दूसरा है हिस्टोजेनेसिस। तो ऊतकों का टूटना यानी जो लार्वल फॉर्म है उसका विनाश हो जाना, यानी वो नष्ट होकर के कुछ दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाए। हम ये कह सकते हैं कि हिस्टोलिसिस का मतलब होता है लार्वल फॉर्म का विनाश, यानी लार्वा जो है, लार्वा अवस्था का विनाश हिस्टोलिसिस कहलाता है। और उसके बाद हिस्टोजेनेसिस क्या है, उस लार्वा अवस्था के विकास के बाद नई चीजों का विकास होना, मतलब नई चीजें बन जाए, कायांतरण हो जाए,
उसे बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस। और जेनेसिस का मतलब ही अब होता है कि नई चीजें बनना, निर्माण। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्म का निर्माण, oogenesis अंडाणु का निर्माण, वैसे हिस्टोजेनेसिस नए ऊतकों का निर्माण होना। यहां पर क्या होंगे, जो ऊतक होंगे उनका विखंडन हो जाएगा, वो रोग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हिस्टोलिसिस होगी, हिस्टोजेनेसिस होगी। तो हिस्टोजेनेसिस में क्या होगा, नए ऊतक, नई संरचनाएं बन जाती हैं, उसी को कहते हैं हिस्टोजेनेसिस। तो हिस्टोजेनेसिस किस में होता है, ये मेटामॉर्फोसिस, जिसमें लार्वल फॉर्म पाया जाता है, चाहे पोरीफेरा हो, सिलेंटेटा हो, ठीक है। जिस भी उधर एम्फीबियम, मेढक है, उधर कुछ मछलियां हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, तो उनमें मिलेगा। तो ये प्रोसेस, और उसके बाद सबसे अच्छी बात है लास्ट की टॉपिक, यानी ऑन्टोजेनी की प्रोसेस। तो इस ऑन्टोजेनी की जो लास्ट प्रोसेस है, पुनर्जनन, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन क्या होता है, क्या इंसान में रीजनरेशन की पावर बहुत ज्यादा है कि कम है? प्लांट में तो बहुत होती है। जैसे हम कहें कि रीजनरेशन का मतलब है पुनः कोई चीज टूट जाए और टूटने के बाद वो फिर से बन जाए, निर्मित हो जाए, उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। तो मनुष्य में भी, यानी कि जीवों में, हम सीधे बात कर रहे हैं क्योंकि एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो डायरेक्ट बात करेंगे। अगर रीजनरेशन की बात आती है तो इसमें पुनर्जनन में क्या होता है, यानी कि विखंडित, या हम कहते हैं टूटे फूटे अंगों का पुनः निर्माण होना, विखंडित लिख सकते हैं, ठीक है, विखंडित या टूटे फूटे, सीधे नॉर्मली आप लिखें टूटे फूटे अंगों का पुनः विकास या पुनः बन जाना, चाहे विकास लिखें चाहे पुनः बन जाना, क्या कहलाएगा, रीजनरेशन। और मनुष्य में भी रीजनरेशन पावर होती है। जैसे रीजनरेशन पावर, अब भाई कोई चीज नासूर ना हो जाए, अब नासूर होने का मतलब ये आप समझ रहे हैं, उधर क्लास 12 के कैंसर वाले टॉपिक में वहां पर भी यही हाल होती है, क्योंकि वहां पर नहीं बनता है भाई, तभी तो वो इंसान। तो रीजनरेशन में क्या हुआ कि पुनः अगर कोई अंग टूट जा रहा है, जैसे हम लोग को चोट लगता है ना, चोट लगती है तो घाव हो जाता है, तो वो घाव धीरे 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 करके फिर से भर जाता है, इसी चीज को बोलते हैं रीजनरेशन। तो भले ही हम लोगों में थोड़ा कम है, लेकिन रीजनरेशन पावर होती है जीवों में। तो ये तो रहा आपका व्यक्तिवृत्त यानी ऑन्टोजेनी की प्रोसेस, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होती है। आपको अगर सारी टॉपिक अच्छे से समझ आ रही है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, और पहली बार देख रहे हैं तो अपनी तैयारी के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भाई आपका काम है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी प्रोसेस आती है, क्योंकि जो परिवर्धन विज्ञान था, मैंने शुरुआत में कहा था 2 पार्ट आपको याद रखना है, एक कौन, ऑन्टोजेनी, दूसरा ब्लास्टोजेनेसिस। तो ऑन्टोजेनी किसके लिए था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अब ये किसके लिए होगा, आइए देखते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होगा ना भाई, इसमें एसेक्सुअल के लिए होगा। तो ऑन्टोजेनी क्या होता है, सॉरी वो ब्लास्टोजेनेसिस, सॉरी भाई, कोरक विज्ञान, कोरक विकास, ब्लास्टोजेनेसिस। तो ये ब्लास्टोजेनेसिस जो होता है किसके लिए है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ही कोशिका से, मतलब जो एक ही कोशिका है, उसी एक कोशिका से ही एक नए जीव का विकास हो जाए। सबसे बड़ी बात है, आपको लर्न क्या रखना है कि जो ब्लास्टोजेनेसिस होता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में पाया जाता है, और वो क्या करते हैं, अपने शरीर से, यानी कि जैसे हम हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में ये प्रोसेस यानी ब्लास्टोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जिसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी, सब में ये जो है आपका
ब्लास्टोजेनेसिस प्रोसेस होगी, यानी इसमें क्या होता है, एक कोशिका यानी एक ही कोशिका से एक पूर्ण जीव का विकास हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लास्टोजेनेसिस कहते हैं। यहां पर हम लोग एक ही से, तो इसमें हम लोग नॉर्मल आपको लिखने की बात कर दें जैसे, तो जो ब्लास्टोजेनेसिस है इसको आप समझ लें थोड़ा सा। तो ब्लास्टोजेनेसिस किसमें होता है, ब्लास्टोजेनेसिस का मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में, जो अलैंगिक जनन करते हैं, अलैंगिक जनन से अपनी संतानें बनाते हैं, उसमें होता है। इतनी बात कंफर्म है, क्योंकि मतलब इसमें ये सूक्ष्म अलैंगिक किसमें होता है, सूक्ष्म एक कोशिकीय कुछ लोअर ग्रेड के बहुकोशिकीय जीवों में होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें एक ही जीव की आवश्यकता होती है, अर्थात वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में था मेल फीमेल दोनों की आवश्यकता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें, अब जैसे सेल की बात करते हैं, तो सेल जो है वो नॉर्मली हम कहते हैं दो तरह के कह सकते हैं ना भाई, भले ही एक ही प्रकार की कोशिका हो, अगर हैप्लॉयड है तो हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है तो डिप्लॉयड है, लेकिन एक को कहते हैं हम लोग नॉर्मली कायिक या शारीरिक कोशिका, ठीक है, और दूसरे को क्या बोलते हैं, जननिक कोशिका या रिप्रोडक्टिव सेल। ये बातें हो सकती है ना, या तो कायिक कोशिका बोलेंगे या फिर क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल है वो। अब जो ब्लास्टोजेनेसिस की प्रोसेस है ये कायिक कोशिकाओं में होती है, ये आपके लिए काफी बेनिफिट होगा, काफी लाभदायक होगा, यानी रिप्रोडक्टिव सेल के लिए ये चीज ब्लास्टोजेनेसिस नहीं होती है। आपको अब अच्छे से बातें समझ में आ गई, यानी कायिक कोशिका या शारीरिक कोशिका से ही एक संपूर्ण जीव का विकास जो है वो ब्लास्टोजेनेसिस कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, पसंद आई हो, तो इसको शेयर, लाइक, और पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के लिए इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। जय